नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी बाई श्याम सुंदर सर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे स्टूडेंट्स के लिए जो कि पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम आता है, जिसमें आज हम लघुत्तरीय प्रश्नों को कवर कराएंगे जो कि यूनिट नंबर 3 से संबंधित होंगे। यदि आपने यूनिट नंबर 1 एवं 2 को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलो बिना समय गवाए क्वेश्चन नंबर 27 से स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 3 27 से स्टार्ट है। 27 में दिया है नीति निर्देशक तत्वों से आप क्या समझते हैं। तो आइए इन्हें जाने। नीति निर्देशक तत्वों का अर्थ, मीनिंग ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, इसको विस्तार से जानते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में मानव के उन्नत एवं सुखी जीवन के आधार हैं। भारत में आर्थिक तथा सामाजिक कल्याण की स्थापना हेतु संविधान निर्माताओं के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था की गई है। नीति निर्देशक तत्व उन आदर्शों की व्याख्या करते हैं जिनके आधार पर भारत में सामाजिक आर्थिक न्याय को प्राप्त करके सच्चे लोकतंत्र की स्थापना की जा सकती है। नीति निर्देशक सिद्धांतों के आधार पर ही राज्य अपनी नीति का निर्धारण करता है। भारतीय सरकार, राज्य सरकार तथा अन्य स्थानीय सरकार सभी पर नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का दायित्व है। जी.एन. जोशी के शब्दों में, इन नीति निर्देशक तत्वों का विधानमंडलों को कानून बनाते समय और कार्यपालिका को कानूनों को लागू करते समय ध्यान रखना चाहिए। ये उस नीति की ओर संकेत करते हैं जिसका अनुसरण संघ और राज्यों को करना चाहिए। इसमें डॉक्टर एम.पी. शर्मा ने कहा है कि ये सिद्धांत उन लक्ष्यों को निर्देशित करते हैं जिनकी प्राप्ति हेतु विधायिका तथा कार्यपालिका को अपनी नीतियों का संचालन करना चाहिए। एल.जी. खेडेकर के शब्दों में, ये सिद्धांत वे आदर्श हैं जिनकी पूर्ति का सरकार प्रयत्न करेगी, अर्थात ये सिद्धांत वैधानिक न होकर आदर्शात्मक हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य को भावी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था के निर्धारित करने वाले सिद्धांत हैं। ये तत्व शासन के मूलभूत सिद्धांत हैं जिनका पालन करना केंद्र, राज्य तथा स्थानीय सरकारों के लिए आवश्यक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान में दी गई प्रस्तावना के आदर्शों को पूर्ण करने में सहायक सिद्ध होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28वां है, मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक सिद्धांत में अंतर स्पष्ट कीजिए, अथवा नीति निर्देशक सिद्धांतों मौलिक अधिकारों में अंतर स्पष्ट कीजिए। मौलिक अधिकारों तथा नीति निर्देशक सिद्धांतों में अंतर, डिफरेंसेस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो इसका आंसर देखते हैं पूरे विस्तार से। मौलिक अधिकार तथा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नागरिक अधिकार के ही दो रूप हैं, परंतु फिर भी उन दोनों की प्रकृति में काफ़ी अंतर है। जैसा कि जस्टिस हडले के कथन से स्पष्ट है कि मौलिक अधिकारों का उद्देश्य एक ऐसे समाज की रचना करना है जिसका मूल अधिकार सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक समानता हो और जिसके नागरिक समाज के अत्याचारों तथा बंधनों से मुक्त हों और जिससे सबको एक समान स्वतंत्रता प्राप्त हो। जबकि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य कुछ विशेष सामाजिक तथा आर्थिक ध्येयों को निश्चित करना है जिनकी एक अहिंसक सामाजिक क्रांति शीघ्र ही प्राप्त हो सके। नंबर 1, मौलिक अधिकारों को न्यायालय का संरक्षण प्राप्त है। अगर किसी व्यक्ति के अधिकारों पर अतिक्रमण होता है वह न्यायालय की शरण ले सकता है और न्यायालय उसकी सुरक्षा के लिए कदम उठा सकता है। इसके विपरीत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालयों का संरक्षण प्राप्त नहीं है। राज्य द्वारा उल्लंघन होने पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। नंबर 2 पर दिया हुआ है, मौलिक अधिकारों को कुछ परिस्थितियों में मर्यादित, सीमित, निलंबित या स्थगित किया जा सकता है, परंतु नीति निर्देशक तत्वों के साथ ऐसी बात नहीं है। नंबर 3 पर है, मौलिक अधिकार निषेधात्मक हैं जो सरकार को कुछ विशेष कार्य करने में रोक सकते हैं, जबकि निर्देशक सिद्धांत सकारात्मक आदेश, इंस्ट्रक्शंस हैं जो सरकार की कुछ कार्यों को रोकने को आदेश देते हैं। नंबर 4 पर दिया हुआ है, मौलिक अधिकारों को नागरिकों को प्रत्यक्ष रूप से संविधान द्वारा प्रदान किया गया है, लेकिन नीति निर्देशक सिद्धांतों का उपयोग राज्य द्वारा प्रवर्तित करने के उपरांत ही कर सकते हैं। नंबर 5 पर है, मौलिक अधिकारों का विषय व्यक्ति, इंडिविजुअल है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों का विषय राज्य यानी कि स्टेट है। नंबर 6 है, मौलिक अधिकारों का कानूनी महत्व है, जबकि निर्देशक सिद्धांत नैतिक आदेश मात्र हैं।
इसी में हम आपके क्वेश्चन नंबर है, मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के मध्य संघर्ष पर संक्षेप में टिप्पणी कीजिए। अथवा मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं, संक्षेप में लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, मौलिक अधिकार तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के मध्य आपसी घनिष्ठता होने के कारण ये एक दूसरे के पूरक हैं। 1950 से 1966 तक मौलिक अधिकारों में संशोधन हुआ। इस संशोधन से ज्ञात हुआ कि निर्देशक तत्व मौलिक अधिकारों की तुलना में निम्न हैं। मौलिक अधिकारों को निदेशक सिद्धांत के क्रियान्वयन के लिए संशोधित किया जा सकता है, लेकिन ये धारणा उस समय गलत हुई जब मिनर्वा मिल बाद उच्चतम न्यायालय पहुंचा। 42 में संविदा संशोधन अधिनियम 1980 के दो प्रावधानों खंड 4 व खंड 55 को अवैध घोषित कर कहा कि संसद ऐसी विधियों का निर्माण नहीं करेगी जिसमें मौलिक अधिकारों का हनन होता है। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया हुआ है, मौलिक अधिकारों के संबंध में चौथे संविधान संशोधन 1955 पर संक्षेप में टिप्पणी लिखिए। तो इसका आंसर देखते हैं विस्तार पूर्वक। संपत्ति के मौलिक अधिकार में 1955 में आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि न्यायालयों ने व्यवस्थापिका के अधिकार में हस्तक्षेप करने की कोशिश की। बेला बनर्जी बनाम पश्चिम बंगाल के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय देते हुए अपना मत प्रस्तुत किया कि प्रतिकर या मुआवजा तभी नियोजित माना जा सकता है जब अधिग्रहण की गई संपत्ति के मूल्य के बराबर होना चाहिए। इसी संदर्भ में द्वारकादास श्रीनिवास बनाम सोलापुर एंड बीचिंग कंपनी नामक मुकदमे का तथ्य है कि मिल के प्रबंध मंडल ने बिना किसी पूर्व सूचना के मिल को एकाएक बंद कर दिया। सरकार ने इस मिल का प्रबंध एक अध्यादेश द्वारा अपने हाथों में ले लिया। न्यायालय ने इस अध्यादेश को अवैध घोषित कर दिया क्योंकि उसने कंपनी को पर्याप्त मुआवजा या प्रतिकर नहीं दिया। सरकार का कहना था कि उसने संपत्ति को अपने हाथों में नहीं लिया है, केवल उसका प्रबंध करने का दायित्व ग्रहण किया है। परिणाम स्वरूप 1955 ईस्वी में संविधान में संपत्ति के मौलिक अधिकार में दूसरा संशोधन करना पड़ा। इस संशोधन द्वारा व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 31(2) में परिवर्तन करके प्रतिकर की राशि की पर्याप्तता या अपर्याप्तता के प्रश्न को न्यायालय के क्षेत्र से बाहर रख दिया। इसके अनुसार किसी भूमि या संपत्ति का अधिग्रहण करने से संबंधी कानून बनाते समय संसद को उसके बदले दिए जाने वाले प्रतिकर संबंधी सिद्धांत या उसकी राशि निश्चित करने का पूर्ण अधिकार होगा और न्यायालय में उस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकेगी जिसके अंतर्गत दिए जाने वाला मुआवजा पर्याप्त नहीं है। नया अनुच्छेद 31(2)(1) भी जोड़ा गया जिसके द्वारा संपत्ति के अनिवार्य अर्जन या अधिग्रहण की सुनिश्चित व्याख्या की गई है। क्वेश्चन नंबर 31 दिया हुआ है, संविधान की बुनियादी संरचना की अवधारणा पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय की मान्यता थी कि संविधान का कोई हिस्सा संशोधन योग्य नहीं है और संसद अनुच्छेद 368 की आवश्यकताओं के अनुपालन में संविधान संशोधन पारित करके मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकती है। अनुच्छेद 368 के संबंध में उच्चतम न्यायालय ने अपना मत प्रस्तुत करते हुए कहा कि अनुच्छेद 368 की शर्तें पूरी तरह से सामान्य हैं और संसद के बिना किसी अपवाद के संविधान में संशोधन करने का अधिकार देती हैं। साधारण विधायी शक्ति के प्रयोग में बनाए गए नियम या विनिमय संविधान में किए गए संशोधन जिसके परिणाम स्वरूप 13(3) अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संशोधन को प्रभावित नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 32 दिया हुआ है, बुनियादी संरचना सिद्धांत पर टिप्पणी लिखिए। तो आइए इस क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। बुनियादी संरचना सिद्धांत एक कानूनी सिद्धांत है जिसे एक संप्रभुत्व राज्य गठन की कुछ विशेषताओं को अपनी विधायिका द्वारा मिटाया नहीं जा सकता। इस सिद्धांत को भारत के सर्वोच्च न्यायालय 1960 से 1970 के मध्य संवैधानिक कानून के मामलों में न्यायमूर्ति उसको के बुनियादी सुविधाओं में परिवर्तन किया जा सकता या नष्ट नहीं किया जा सकता है। तो ये आपके यूनिट नंबर 3 बिल्कुल समाप्त होते हैं। सेकंड भी इसके साथ समाप्त हो चुका है। यदि आप अन्य यूनिट्स को देखना चाहते हैं, जैसे यूनिट नंबर 4 को देखना चाहते हैं, इससे आने वाली अगली यूनिट्स को देखना चाहते हैं, तो हमने पूरी तरह से इनको एक साथ एक प्लेलिस्ट में बनाकर रखा हुआ है जिसको आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।